हेलो बच्चों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। और मैं आपका अपना साथी नितेश सिराला सर आपके सामने आ चुका हूं। बेटा जी, जैसा कि आप जानते हो कि अब आप लोग कक्षा 9 में पहुंच चुके हो और 9 में पहुंच गए तो आप लोग के सामने कक्षा 9 की जो मैथ्स है उसको मैं आप लोग के सामने लेकर आ चुका हूं। तो जल्दी से अपना हाल चाल बता दीजिए, कैसे हो, कमेंट्स वगैरह में बता दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और आज की इस सेशन के अंदर हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आप कक्षा 9 में पहुंच चुके हो और कक्षा 9 में जो मैथ्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, इससे जानकारी हम लेंगे, लेकिन इसको जो जानकारी होने वाली है वो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। जी हाँ, कोई बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं। बस इसका क्या है ना, ये संख्या पद्धति होती क्या है, कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, यही सब कुछ जानने वाले हैं इस चीज के इस वीडियो के अंदर। तो बेटा जी, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा बेटा, आप लोगों से जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो आपका संख्या पद्धति होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मतलब संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और इससे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसको पहले पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब जो गणित होती है, क्या होती है गणित, गणित की परिभाषा क्या है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से। बेटा जी, जैसे हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको जानेंगे। संख्या पद्धति बता भी दिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन उस बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर आखिर कौन सी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वही सब कुछ मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो बेटा जी, जो आज की इस क्लास है इसके अंदर हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन कहूंगी वो होगी बेटा जी गणित से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है। कुछ हम आज जानकारी लेंगे, गणित से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आएगी। गणित क्या होती है बताया ना, अभी वही चीज, वही सारा कुछ आज हम जानने वाले हैं। क्लियर? समझ गए ना? तो आज की क्लास अंदर हम यही सीखने वाले हैं। अगर हम अगले उस पर स्लाइड पर चलते हैं तो यहां पर आपके सामने आता है गणित की परिभाषा। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? मैथ्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? क्या आपको पता है कि गणित किसे कहते हैं? बता सकते हो? हालांकि कोई रटने वाली चीज नहीं है, गणित है, गणित में हम कुछ रटते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर मैं आप लोग से पूछना चाहूँ गणित क्या होती है तो क्या आप लोग बता पाओगे? बिल्कुल बता सकते हो, जो लिखा है आपके सामने कि गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। यही आपकी होती है गणित की परिभाषा। क्लियर? गणित क्या होती है, गणित की परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता चल चुका। गणित बेसिकली आप जानते हो, जैसे हमें कोई भी चीज मेजर करना है, 10 इंच हो गया है ना, 10 किलोमीटर हो गया, ऐसे जो मेजर करते हैं ये सब कहीं ना कहीं गणित का ही खेल होता है। 10 किलोमीटर, 10 इंच, 10 सेंटीमीटर, ये सारा कुछ जो होता है बेटा वो सब कुछ गणित का ही खेल है। अगर गणित ना हो तो हम ये सब कुछ का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको पता है कि जो पहले गणित में ये सब चीज नहीं पता था, 10 किलो, 1 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर हो गया है ना, 1 मिलीमीटर हो गया, है ना, ये सारा कुछ जो हमको नहीं पता था तो उससे पहले लोग ऐसे हाथ से ऐसे 1 बीता 2 बीता करते थे। जब किसी के लिए चप्पल लाना होता था तो उसका पैर नाप लेते थे अपने उसमें से कि 1 बीता है। अब वहां जाते थे तो उस बीते के हिसाब से नापते थे। कभी कभी तो होता था कि इधर से बोल दिए हम बोल दिए कि हाँ बच्चे का जो का चप्पल है वो 1 बीता लग रहा है। अब उधर जो सुना उसका मेरे से बीता बड़ा भी हो सकता है, मेरे से बीता छोटा भी हो सकता है, तो इससे क्या है एग्जैक्ट हम नहीं पाते थे, या तो फिर हम ही नापे हैं तो हम ही जाकर लेके आए, फिर भी हम गलत कर देते थे। तो वही सारा कुछ को मतलब कि सही करने के लिए गणित का कहीं ना कहीं खोज हुआ, और गणित के द्वारा ही हम ये चीज आज, कितना भी बड़ी संख्या हो, हम यहाँ नापेंगे 10 किलो हो तो वहाँ भी 10 किलो आता है, और कहीं नापोगे 10 किलो ही आता है। यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो वो भी 10 सेंटीमीटर ही आता है। कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स एकदम बहुत अच्छी तरह से बना दिए गए हैं, और ये सब कहीं ना कहीं गणित की वजह से ही संभव हो पाया है।
क्लियर, डन है सभी को? क्या किसी को भी मेरी बातें ऐसी लग रही हैं जो समझ में ना आ रही हों? सबको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो गणित क्या होती है चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम और जानने की कोशिश करते हैं गणित के जो पितामह होते हैं वो कौन है ना? आखिर जो गणित के जनक हैं, गणित के पितामह हैं, वो कौन है? देखो इसका भी जो आंसर है वो हर किसी के द्वारा अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही आंसर है वो आपके सामने लेकर के आया हूं। गणित के जो पितामह होते हैं उन्हें किसको बोला जाता है? तो देखो यहां पर लिखा है आर्किमिडीज को व्यापक रूप से कई लोगों द्वारा गणित का पिता या गणित का पितामह माना जाता है, लेकिन भारत में गणित के जो पितामह हैं वो आर्यभट्ट हैं। बेटा देखो ये जानकारी ऐसी दे रहा हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली। लोग सीधा आते हैं, चैप्टर पढ़ाए, बात खत्म। नहीं बेटा, कुछ हमें ऐसी जानकारी भी रखना चाहिए। हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी खुरापाती जैसे उठते रहते हैं कि आखिर ये चीज कैसे हुआ होगा, ये सब कुछ जानना जरूरी भी है, जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई चीज आइडिया आता है तो उसका फिर सोल्यूशन करने की जिद होती है, कैसे होगा। जो चीज, अगर कोई चीज गलती है तो उसका समाधान भी, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बल्ब फूट गया तो ये बड़ा भी बनेगा भी, बल्ब खराब हो गया तो बनता भी है। आप आगे चलते हो तो पीछे भी चलते हो, तो हर चीज का दो पहलू होता ही होता है। सुख दुख, दिन रात, है ना, यहाँ वहां हर किसी का दो दो पहलू होता है। तो उसी तरह से गणित के जो है, गणित के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है, जो कि कई लोगों द्वारा माना जाता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आपसे कि भारत में गणित के पिता कौन है, तो उनका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे हैं जो कि गणित के पितामह माने जाते हैं। क्लियर हो गया? और इसीलिए आर्यभट्ट को भारतीय गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि गणित के पितामह कौन है तो आप बताओगे आर्किमिडीज। लेकिन कोई पूछ ले भारत में गणित के पिता कौन है, गणित के जनक कौन है, तो कौन है फिर? वो आपके हो जाएंगे आर्यभट्ट। जी हाँ, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। किसको? जीरो की खोज की थी। और याद रखना, जीरो की खोज के साथ साथ जो पाई होता है ना, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, इसकी भी खोज इन्होंने ही की थी, आर्यभट्ट महोदय जी ने। ठीक है, डन हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? है ना? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे बहुत मजा आएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आर्किमिडीज जी की फोटो आ चुकी है। एक बार इनको प्रणाम कीजिए, है ना, कि इनके द्वारा ही आज इतनी जानकारी हमको मिल रही है। अगर ये ना होते तो हमारा गणित कितना पीछे होता। इनके साथ साथ जो भारत के जो जनक हैं, गणित के जनक, वो आपके सामने क्या बोल रहे हैं हम, आर्यभट्ट जी आ चुके हैं। इनको भी एक बार प्रणाम कीजिए, है ना? देखो कितना सीरियस, जो कहते हैं ना कि मैथ के टीचर बहुत सीरियस रहते हैं, तो हम तो मैथ के टीचर नहीं हैं। मैं तो अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, मैथ का विद्यार्थी हूँ। लेकिन ये लोग देखो सीरियस कितना है, क्योंकि इन्हें पता था कि कोई भी चीज़ को अगर करना है तो पहले तो सीरियस होना पड़ेगा। अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। जब आप कोई चीज़ को सीरियस होते हैं, और सीरियस तभी होंगे जब आपको अपनी परिस्थिति पर ध्यान दोगे। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी होगी तभी आप उस पर वो करो। परिस्थिति खराब नहीं है तो कुछ नहीं। आपके इंसान के अंदर सोच, जिम्मेदारी तभी आती है जब उसके सामने कुछ ऐसी घड़ियां आती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, वो समझ जाता है कि जिम्मेदारियां कैसे। तो कुछ बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, तभी से उनके अंदर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कुछ तो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी जिम्मेदारियां नहीं आती। ये जिम्मेदारियां जो आती है ना, परिस्थिति सिखाती हैं कि जिम्मेदारी कब आएगी। और जब इंसान के अंदर परिस्थिति आ जाती है ऐसी, तो वो खुद ब खुद अपने आप जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है ना? तो अब आपके सामने है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और वही सब कुछ चीज़ों को देखते हुए ये आपके जो महान गणितज्ञ हैं, इन्हें उन्हें गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहा और गणित में कुछ करने की ललक थी। इस वजह से आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनको आज कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। हालांकि वो गणित का टीचर हो, गणित का विद्यार्थी हो, या अदर कोई हो, हर कोई जानता है इनके बारे में। आपने किसका, आर्यभट्ट जी का नाम नहीं सुना क्या? आपने आर्किमिडीज जी का नाम नहीं सुना? हर किसी का नाम सुना हो, है ना? तो यही सब चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछो आर्किमिडीज कौन है, तो आप कहोगे कि ये लोगों के द्वारा जो माना गया है। वो कौन है? वो है आपके आर्किमिडीज जी। संपूर्ण मतलब कि कहीं पर भी। लेकिन अगर भारत में कोई पूछ ले कि गणित के जनक कौन है, तो वो है आपके चाणक्य बोल रहा हूँ, आर्यभट्ट जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आता है कि आखिर गणित दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि विज्ञान दिवस होता है ना, विज्ञान दिवस हो गया, इसके अलावा गांधी दिवस हो गया, है ना, गांधी जयंती हो गई। हर किसी का एक दिवस होता है।
तो उसी तरह से गणित दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। आखिर कब मनाया जाता है जानना चाहिए। अगर हम एक मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं आता लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर क्या है ऐसी चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 22 दिसंबर को गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है। देखा, 22 दिसंबर बेटा जी, 22 दिसंबर तिथि याद रखो, 22 दिसंबर। और ये 22 दिसंबर की जो तिथि होती है, इस दिन रामानुजन जी की क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। इस दिन इनका बर्थडे होता है और इस दिन हम मनाते हैं गणित दिवस। आखिर इनके ही जन्मदिन के दिन हम गणित दिवस क्यों मनाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये 22 दिसंबर को गणित के जादूगर, और इन्हें हम गणित के जादूगर क्यों कहते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी को, और इनके ही बर्थडे के दिन हम गणित दिवस क्यों मनाते हैं, ये सब आपके दिमाग में आ रहे होंगे ख्याल। तो देखिए बेटा जी, आगे अगर हम पढ़ते हैं तो गणित के क्षेत्र में रामानुजन के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 26 फरवरी 2012 को ये घोषणा की थी, क्या कि 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मतलब को समझे कि 22 दिसंबर को जो गणित दिवस मनाया जाता है वो कौन थे, गणित के जादूगर कहे जाने वाले, जो कि कौन थे आप देख सकते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जी थे। और इन्होंने भी गणित के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और इन्हीं सभी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने 26 फरवरी 2012 को ये घोषणा कर दी थी कि अब श्री रामानुजन जी का बर्थडे गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समझ में आया? तो यहां से आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस आ चुके। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गणित के जनक कौन है, भारत में गणित के जनक तो कौन है, वो आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, पाई की खोज की। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गणित के जादूगर कौन है, गणित के जादूगर कौन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, रामानुजन जी हैं। कौन है, रामानुजन जी, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब आगे। और अगर पूछ लिया जाए कि किस दिन घोषणा की गई थी कि इन्हीं को गणित दिवस मनाया जाता है, तो भारत सरकार ने 26 फरवरी को घोषणा कर दी थी 2012 में। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं श्री रामानुजन जी। ये हैं रामानुजन जी। और अगर हम रामानुजन जी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज मैं आप लोग के सामने बताना चाहूंगा, थोड़ा इस पर भी आप लोग फोकस कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए, 1 मिनट। यहाँ पर आप लोग को ये फोकस करना है कि जो गणित दिवस होता है, देखो गणित दिवस 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी की याद में मनाया जाता है। देखो इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो पूरा नाम है 22 दिसंबर महान गणितज्ञ श्री रामानुजन अयंगर रामानुजन, ठीक है, गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, ठीक है, ये पूरा नाम है, जानते रहो। अब देखो इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी, वो भी जान लो कि आखिर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। देखो 22 दिसंबर पीछे पड़ा, 1887 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मद्रास के ई रोड नगर में हुआ था। रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आ चुका, गणितज्ञों के गणितज्ञ, है ना, जैसा देवों के देव वैसे ही गणितज्ञों के गणितज्ञ, तो वो कौन है, रामानुजन जी हैं। और यहाँ पर देखो रामानुजन ने 12 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति के महारत हासिल कर ली थी। आप पढ़ोगे ना, ट्राइगोनोमेट्री आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में जब जाओगे, तो वहां पर आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी। और उसमें इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में महारत हासिल कर ली थी। त्रिकोणमिति में कुछ भी पूछो भाई फेंक के, यहाँ पर इन्होंने रीमान श्रृंखला, हाइपर ज्योमेट्रिक श्रृंखला और जेटा फंक्शंस के कार्यात्मक समीकरणों पर भी काम किया। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजों में, गणित के क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जिसमें इन्होंने काम किया। इनकी बहुत अहम भूमिका थी, इसीलिए इनको गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे गणितज्ञों का गणितज्ञ किसे कहा जाता है, तो वो है आपके श्रीनिवास रामानुजन जी। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने चीजें आ जाती हैं, संख्या वगैरह के बारे में आपके सामने आ जाता है कि आखिर ये संख्याएं क्या होती हैं, ये सारा कुछ अब पढ़ते हैं। अभी तक जो भी था सो था, अब आपके सामने आ चुकी है संख्या। अभी तक तो हमने जो बात की, छोटी मोटी बातें, वो आपसे हमने कर लिए कि गणित की परिभाषा क्या होती है ना, गणित की खोज किसने की, है ना, गणित की खोज के क्षेत्र में कौन कौन थे, भारत का
में गणित के जनक किन्हें कहा जाता है, गणितज्ञ को गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कब गणित दिवस मनाया जाता है, ये सब कुछ जान लिए। अब आपका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर कुछ जानकारियां हैं, उनको जानने से पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपको सामने लिखा हुआ है कोई पहली बार नहीं, आप इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना भाई, इन्हें हमें जानना पड़ेगा। तो देखो आपने सामने लिखा हुआ है संख्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याएं। आखिर ये संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। संख्या, अगर हम आपसे बात कर ले संख्या के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा संख्या, और संख्या में आप जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 30 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, है ना, 905 मान लो हो गया, इस तरह की संख्याएं बहुत सारी चलती रहती है, सब संख्याएं हैं। लेकिन संख्याओं के अंदर दो तरह की संख्या मैंने आपको बताया था कि एक आपको जानना पड़ेगा कि अंक, एक होता है आपका अंक और एक होता है संख्या, एक होता है अंक और एक होता है संख्या। अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 9 तक, बस ये आपके अंक होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं और अंक को इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। अंक जो होते हैं वो सिंगल जब होता है उसे अंक बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी आपके क्या है, अंक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं संख्या की, तो संख्या जो होती है एक या मतलब 2 या 2 से अधिक जब अंक मिल जाते हैं तो एक संख्या बन जाती है। जैसे हमने मिला दिया, यहाँ पर 1 ले लिए और ये 0 ले लिए, 10। अब ये 10 एक संख्या है। आपने 1 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिए, ये भी एक संख्या है। आपने 1, 2, 0, 0, 5, 1 ले लिया, ये भी आपकी संख्या है। ये सभी आपकी संख्याएं होती हैं, इनको भी आपको जानना। तो अंक भी पता हो गया, संख्या भी पता हो चुका है आपको बेहतरीन तरीके से। क्लियर? अब आप जान गए होंगे, अभी तक तो आप सोचते थे सब संख्या, इसलिए बोलते हैं ना कि अपना नंबर बोलो, मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारे डिजिट्स होते हैं, इसलिए वो नंबर बन गया, एक बड़ा सा नंबर, ठीक है ना। और आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करो कि एक दिन आपका जो अकाउंट नंबर है ना, अकाउंट नंबर के अंदर जो पैसा है ना, वो भी आपके अकाउंट नंबर के जैसा बड़ा सा हो जाए। अकाउंट नंबर के नहीं, आपके मोबाइल नंबर के जैसा बड़ा से हो जाए। अरे आपके अकाउंट नंबर, आपके मोबाइल, आपका जो क्या बोलते हैं, रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर क्या बोलता हूँ, और हाँ अनुक्रमांक होता है ना, अनुक्रमांक पेपर में जो होता है, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होता है, उतना बड़ा आपका रोल नंबर के आपका अकाउंट बैलेंस हो जाए, तब तो मजा है जिंदगी में। और उसके लिए बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तभी आप ऐसा काम कर सकते हो। अब देखो आपको पढ़ना है कि जो संख्या होती है उसमें आपने दो तरह की संख्याएं देखी होंगी। एक संख्या ऐसी होती है जिसमें आपको दशमलव दिखाई देगा, और एक ऐसी संख्या होती है जो बिना दशमलव वाली होती है। एक होती है दशमलव वाली, एक होती है बिना दशमलव वाली। बेटा दशमलव वाली संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में विथ डिजिट्स। क्या बोलते हैं? विथ डेसिमल। क्या बोलते हैं? विथ डेसिमल नंबर्स। और ये आपका होता है विदाउट डेसिमल नंबर्स, इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। क्लियर? अब आपके सामने यहां पर पता चल चुका कि एक आपकी हो गई विथ डेसिमल नंबर और एक हो गया आपका विदाउट डेसिमल नंबर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर आपसे कि जो विथ डेसिमल नंबर होता है और विदाउट डेसिमल नंबर होता है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको अभी साइड में रखना है। इसको देखो विदाउट डेसिमल नंबर को, यानी जिसमें दशमलव नहीं होता उसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। इसमें आप देखोगे तो जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इसमें तुम्हें कहीं पर भी दशमलव नहीं दिखेगा। तो आपके सामने चाहे प्राकृत संख्या हो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रही है, ये इसमें कहीं पर भी तुम्हें दशमलव नहीं दिखेगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सम संख्या इवन नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये 2 4 6 8 10 ऐसे चलती रहती है, मतलब जो 2 की टेबल से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाज्य होती है, वो होती है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 1 3 5 7 9 13 15 ऐसे संख्याएं। पूर्णांक संख्या इधर आप देखोगे जीरो के इधर धनात्मक संख्या और जीरो के इधर ऋणात्मक संख्या। जो धनात्मक संख्या होती है उसको जेड प्लस लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को हम जेड माइनस बोलते हैं, ठीक है ना, जेड माइनस लिख सकते हो यहाँ पर। और जो जीरो होता है वो तो आपका धनात्मक होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि जीरो धनात्मक ही क्यों कहा जाता है, क्यों इसको हम धनात्मक ही बोलते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब देखो पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसमें बोलते हैं इसको इंग्लिश में होल नंबर। अब होल नंबर जो होते हैं वो जीरो शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, जीरो मतलब ऐसे होल होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर चले जाओ तो आपका ये होल नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। भाज्य संख्या वो होती है और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या
आपको पता है, बता चुका हूं, नहीं पता तो जान लो कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो आपके सामने गुणनखंड होते हैं, अर्थात आपके सामने ऐसी कोई मौसी होनी चाहिए, ऐसी मौसी जिसके सिर्फ दो ही बच्चे हों, ऐसी मौसी जिसके सिर्फ दो बच्चे हों, एक तो स्वयं वो नंबर से कटे और एक तो एक, दो बच्चे हों, एक का नाम स्वयं और एक का नाम एक, वो आपका होता है अभाज्य संख्या। और अब ध्यान दो, जैसा मान लेते हैं दो ले लो, तो दो आपका एक से कटेगा या तो दो से कटेगा, स्वयं से कट गया ना। आप ले लो तीन, तीन भी आप देखो ये स्वयं से कटेगा तीन से, या तो फिर एक, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं वो आपकी होती है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है दो। क्यों ऐसा दो बोलते हैं? एक इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि एक स्वयं से कटेगी तो एक होगा और एक से कटना चाहिए, तो इसके दोनों गुणनखंड एक ही हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम अभाज्य संख्या नहीं मानते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, और इसके अलावा तीन, फिर आगे बढ़ोगे तो पाँच, फिर सात, ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। भाज्य संख्या इसका जस्ट उल्टा, जिसमें दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अर्थात तीन हो या तीन से ज्यादा हो, चार, पाँच, छः, ये सभी आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसा चार को देखेंगे, तो अगर आप चार को देखोगे बेटा तो चार आपका एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है ना। तो ये आपका जो होता है वो एक भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है दो। दो जो होता है बेटा वो एक स्पेशल नंबर होता है। दो को स्पेशल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दो देखोगे तो दो आपका एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य होती है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी ये सभी विषम अभाज्य होती हैं। तो कोई पूछ ले कि आपका सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी दो। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो वो तीन हो जाएगा, क्योंकि तीन आपका विषम भी होता है और सबसे पहले आता है। दो तो आपका पहले जरूर आता है लेकिन वो सम होता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि प्रथम सम संख्या और प्रथम विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। प्रथम विषम नहीं, प्रथम समभाज्य संख्या और प्रथम विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो प्रथम समभाज्य संख्या दो होती है और प्रथम विषम अभाज्य संख्या तीन होती है, दोनों गुणनफल तीन दुनाई छह, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पर एक सामने लिखा है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF, जिनका गुणनखंड एक होता है, एक के अलावा कुछ भी उनमें कॉमन ना मिले, वो आपकी सहभाज्य संख्या होती है। जैसे दो और तीन लोगे तो दो और तीन में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए आपकी सहभाज्य संख्या होगी। अगर तीन और पांच की बात करते हैं, तीन और पांच में भी क्या होंगी, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर पूछेंगे तो इसको ट्विन प्राइम इंग्लिश में बोलते हैं, ट्विन प्राइम। अब यहाँ पर देखो तीन और पांच में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है एक के अलावा, 17 और 23 में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसके अलावा और भी संख्या हो सकती है। जैसे आप लिख दो पांच, लिख लो पांच और 24 ले लो, पांच और 24, तो पांच और 24 में कुछ भी कॉमन ना मिलेगा, इस वजह से ये भी आपकी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं, इसके अपान में वन लगा दो, इसके भी अपान में वन, ये एक प्राकृतिक संख्या बन गई, मतलब परिमेय संख्या। ये भी आपकी एक परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर नीचे जो होता है उसका वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, इस वजह से। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये सभी के सभी आपकी एक परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो बिना दशमलव वाली संख्याएं सभी के सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये बात भी जानते रहिएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब बात कर लेते हैं इधर दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या का मतलब होता है विथ डेसिमल नंबर, जिसमें दशमलव लगा हो, जिसमें दशमलव लगा होता है उसी को बोलते हैं हम दशमलव वाली संख्या। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद देखो दशमलव लगा, 3.5, 1.3, 3, 3, 23.31, 3, 1, ये सभी आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी दशमलव वाली संख्या होती है। तो दशमलव वाली संख्या वो होती है जिसमें दशमलव लगा होता है, बिना दशमलव वाली संख्या वो होती है जिसमें दशमलव नहीं लगा होता, ठीक है ना। और बिना दशमलव वाली सारी संख्याएं जो होती हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर आपको नोट कर लेना है एक पॉइंट, यहीं पर मैं नोट कर दूंगा, आप इसी में नोट कर देता हूँ। यहाँ पर नोट डालकर लिख लो, नोट सभी बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्याएं, सभी बिना दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि सभी जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब बिना दशमलव वाली संख्या सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना। दशमलव वाली संख्या में आपने देखा ये संख्या है
ये बता दिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने वो चीजें बताई जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब इस कक्षा में जो पढ़ोगे उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है भैया कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपका एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सामने लेकर के आया हूँ। जब हम लोग नई मतलब कि अब नई क्लास लेकर आएंगे नई वीडियो के अंदर, तो वहां पर हम लोग चैप्टर का जो भी कंसेप्ट रहा करेगा उस चैप्टर से और उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहा करेंगे उन्हें हम वीडियोस के अंदर किया करेंगे। डन है, समझ में आ गया सभी को, समझ में आया ना। अभी तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली, छोटी छोटी चीजें क्या कैसे क्या करना है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जब नई क्लास के अंदर आएंगे तो उस क्लास के अंदर पहले तो जो एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले जो भी उस एक्सरसाइज से संबंधित जानकारी होगी, कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, उसके बाद जस्ट उस वाली एक्सरसाइज को कर लिया करेंगे। इस तरह करते करते हम सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स को खत्म करेंगे, सारी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। बहुत मजा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो इस प्यारे से यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल को ना अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नितेश निराला सर आपके सामने आता रहूंगा, हमेशा आता रहूंगा, आपको टॉपर बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बस आप नेक्स्ट क्लास में तभी टॉपर बनोगे जब आप इस क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। ऊपर आज ही बनाइए कॉपी और ऊपर डालिए लेक्चर 1 और बाय नितेश सर विद्याकुल, ऐसे आप लिख लो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जो जो हमने पढ़ा, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे। ये आपके होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको ना घर पे करना है। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, होमवर्क होमवर्क, ठीक है। पहला तो आपको बताना है गणित के पिता कौन होते हैं, है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। भारतीय गणित के जनक कौन होते हैं, मतलब फादर ऑफ इंडियंस मैथमेटिक्स, तो ये आपको बताना है कौन होते हैं। गणित के जादूगर कौन होते हैं, मतलब म्यूजिशियन बोलते हैं ना, म्यूजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पर गणित दिवस कब मनाया जाता है, मतलब मैथ्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में। इन सभी का आंसर आप लोग को कमेंट में आप बताना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर बताना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को, किसी को कोई समस्याएं हैं तो भी बता सकते हो, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हो ये इसमें पे, ठीक ना। और आपके सामने हमारी प्यारी सी जो टीम है वो आपके सामने आती रहेगी हर सब्जेक्ट्स को इसी तरह से, चाहे मैं हूँ साइंस के लिए, अच्छा तो सॉरी मैं बोल रहा हूँ मैथ्स, मैं मैथ्स के लिए हूँ, है ना, आपके नितेश निराला सर। साइंस इसी तरह से बेहतरीन तरीके से आपने देख ही लिया राज सर के द्वारा, इसी तरह से पूजा मैम की हिंदी जबरदस्त तरीके से, इसी तरह सारे टीचर्स आप लोग के सामने आएंगे बेहतरीन तरीके से, अपना अपना सब्जेक्ट्स में बेहतरीन तरीके से एकदम गर्दा उड़ाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर बताना है। और आज की जो क्लास है ना, ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, मैं बैठ करके अभी आपकी कमेंट्स को देखूंगा, ठीक है ना। आप क्लास देख लो, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा वहीं पर, ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ही डाल दीजिएगा, जो भी आपको डाउट्स हो, अगर आपको कोई डाउट्स है तो भी आप लोग वो कमेंट्स बॉक्स में ही भेज दीजिएगा, मैं इधर से आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं आपके साथ अभी तक जुड़ा था और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इन सभी का आंसर आपको देना है। आपको हर क्लास के अंदर ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो ये पहली क्लास थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगली क्लास के अंदर हम लोग करेंगे क्या, अगली क्लास के अंदर हम चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे उसको करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जैसा, तो उससे 1.1 से रिलेटेड जो भी मतलब कि कंसेप्ट होंगे वो पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसी वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आज की क्लास जो थी वो आप लोग को कैसी लगी, मैं तो यही आप लोग से कहूँगा, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग के द्वारा आप लोग को कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा करके, लेकिन आपको कैसा लगा वो आप लोग ना हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर नितेश निराला सर आपके साथ अभी तक जुड़ा था, ठीक है ना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इस प्यारे से ऑनलाइन यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत प्यारा, सभी टीचर्स की क्लासेज यहाँ पर आएंगी, स्टार्ट हो चुका है, एकदम माहौल गर्दा गर्दा होगा। देखो ये मैथ है, आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब जाकर आएगा, ऐसा नहीं कि अरे यहाँ देखे फिर वहाँ देखे ऐसे घबरा जाओगे। ये पहली क्लास है, आज से ही प्रण ले लो कि अब मुझे नितेश निराला सर के अलावा कहीं पर भी मैथ्स नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलिए
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी क्लास लगी। बाकी मैं वही कहूँगा कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। इसलिए न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास के अंदर नए अंदाज में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।